हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास जो आपके लिए होने वाली, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर हो, आरआई हो, पटवारी हो, वार्डन, हर पेपर में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बेहद ज्यादा होती है। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक है समास का टॉपिक, जो है द्वंद्व समास। आज की क्लास में मैं आपको द्वंद्व समास इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को यहां पर यह दिक्कत आती है कि वो द्वंद्व समास तो पहचान लेते हैं, लेकिन द्वंद्व समास के टाइप भी होते हैं जिसको एक्सप्लेन कोई भी बुक में प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। तो आज की क्लास में मैं आपको द्वंद्व समास होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, ये सब पाठ हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और ये मैं जरूर गारंटी दूंगा कि अगर आप आज की क्लास देख लेते हैं तो द्वंद्व समास या उसके टाइप से जो भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें। अब देखिए कि अगर आपको हिंदी के कोई भी टॉपिक में और भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, उसमें भी मैं आपके लिए क्लास ले आऊंगा, ताकि हिंदी जो स्कोरिंग पार्ट है आपके कोई भी एग्जाम के लिए, वो आपका स्कोरिंग पार्ट बना रहे और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहां से स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले देखते हैं हम द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो लिखा है, तो सबसे पहला जो प्रश्न पेपर में पूछा जाता है वो तो यही है कि द्वंद्व लिखा कैसे जाता है। जब आप वर्तनी में जाएंगे कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो वहां पे आपको द्वंद्व कैसा लिखा जाता है वो भी पेपर में पूछता है। तो याद रखिएगा, द्वंद्व जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, यानी जो पिछले वाला द है उसमें भी ये व लगता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं सीरियस में आपको नहीं बता रहा हूं, तो आपको बता दूं कि ये सम परीक्षक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्वंद्व लिखा कैसे जाता है। तो द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस तरीके से द्वंद्व लिखा जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए। अब दूसरी चीज जो जानने योग्य है कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है। तो द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा या युग्म। तो आप सीधा द्वंद्व समास क्या होगा, दो या दो से अधिक पदों का जोड़ा या युग्म क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी समास जिसमें दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाता है या दो उनका युग्म जो होते हैं उनको द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे सिंपल बात। अब देखिए, अब द्वंद्व समास में सबसे पहले आपको चीजें यह जाननी चाहिए कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें जो समास विग्रह किया जाता है, जब समास का कोई पद दिया हो और उसका जब विग्रह किया जाता है, तो विग्रह करते समय हमको समुच्चय बोधक अव्यय लगाना पड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय यानी जो रिलेशन बताता है दो चीजों के मध्य, जैसे कि और, या मतलब आप बोल सकते हैं जैसे इंग्लिश में कंजंक्शन यूज करते हो कि वहां पर जो है दो पदों को अलग करना है। तो अलग किस तरीके से दो पदों को किया जाता है, और लगाकर, या लगाकर, अथवा लगाकर, आदि लगाकर, इत्यादि लगाकर। तो ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है, जो कि एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हम सीधा टॉपिक में आते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व का अर्थ दो वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। जब किसी समस्त पद में दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, या, अथवा, आदि इत्यादि लुप्त हो जाते हैं, तो ऐसे समस्त पद द्वंद्व समास के उदाहरण बनते हैं। अब देखिए क्या है, अगर मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहां पर मैं बोल देता हूं आपका गंगा यमुना। ठीक है, ये दो पद हो गए, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। अब इन लोगों को मेरे को समास विग्रह करना है, तो मैं इसको किस तरीके से समास विग्रह करता हूं, गंगा और यमुना। किस तरीके से, गंगा और यमुना। तो ये और शब्द जो है, ये और शब्द क्या हुआ, एक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहां पर जब मैं समास विग्रह करता हूं तो ये मेरे को दिखता है, लेकिन जब मैं समास विग्रह ना करूं, दो पदों को जोड़ दूं, तो ये लुप्त हो जाता है, यानी छुप जाता है। तो इसके बदले क्या लग जाता है, एक योजक चिन्ह लग जाता है। इसके बदले एक योजक चिन्ह लग जाता है, और योजक चिन्ह लगते ही ये जो और है या समुच्चय बोधक अव्यय है, ये लुप्त हो जाएगा। तो यहां पर वही बोल रहा है कि ऐसे यहां पर दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए समुच्चक बोधक अव्यय और, तथा, या, अथवा, आदि इत्यादि लुप्त हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है।
अब देखिए, ये हिंदी के व्याकरण में एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं। बाकी जितने भी आप व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे हिंदी में, उसमें दो ही पद हो सकते हैं। लेकिन द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें पदों की संख्या दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो देखिए यहां पर पदों की संख्या 1, 2 और 3 हो गई। तो आपको अगर कभी आपको गेस ही करना और आपको नहीं पता है और आपको समास में 3 अलग अलग पद दिख रहे हैं, तो 3 अलग पद या 4 अलग पद या 5 अलग पद कहीं भी दिख जाए, आपका द्वंद्व समास ही होगा। यह हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में ही पदों की संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती हो गया, तो ये सब आपको पहचान लेंगे आप, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यही देखिए विशेष में क्या लिखा है, इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसमें जितने भी पद आएंगे वो अपने आप में प्रधान होंगे। द्वंद्व समास एक ऐसा उदाहरण है समास का जिसमें आए सभी पद अपने आप में प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, सबका अपना एक मतलब होता है, सब मुख्य पद होते हैं। तो यहां पर सभी पद प्रधान होते हैं। हिंदी समास प्रकरण में द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद होते हैं, यथा तन, मन, धन। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर तन एक पद हो गया, मन एक पद हो गया, धन एक पद हो गया। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा एक पद हो गया, यमुना एक पद हो गया, सरस्वती एक पद हो गया। यानी यहां पर पदों की संख्या 3 आ रही है, 2 से ज्यादा। तो एकमात्र ऐसा समास है जहां पर पदों की संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है। अब मैं यहां पर जो मेन हमारा टॉपिक है कि द्वंद्व समास के टाइप हमको कैसे पहचानना है, तो उसको अब हम देखते हैं कि द्वंद्व समास 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व, फिर होता है वैकल्पिक द्वंद्व और फिर होता है समाहार द्वंद्व। अब कौन सा द्वंद्व समास का टाइप किस तरीके से वर्क करता है उसको अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहां पर देख लेते हैं इतरेत्तर द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं और उसके अंतर्गत सबसे पहला हम पढ़ेंगे इतरेत्तर द्वंद्व समास। अब ये इतरेत्तर द्वंद्व समास क्या होता है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, 2 पद मान लेते हैं, 2 पद हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा पद भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी समासिक पद में 2 पद आ रहा है और दोनों पद ही असंज्ञा है, याद रखिए 2 पद आ रहे हैं और दोनों पद ही क्या है, संज्ञा है, तो ऐसा जहां पर भी समास के द्वंद्व समास में जहां पर 2 पद आए और दोनों पद ही ये संज्ञा हो जाए, तो ऐसे को हम कहां पे बोलेंगे, इतरेत्तर द्वंद्व के अंतर्गत बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मां और बाप, ठीक है, मां बाप, तो यहां पर मां भी एक शब्द भी एक संज्ञा है, बाप शब्द भी एक संज्ञा है। दोनों अगर आपस में संज्ञा है तो इसका समास विग्रह करते समय मां और बाप कर देंगे, मां और बाप कर देंगे। यानी यहां पर क्या शब्द आ गया, इस योजक चिन्ह के स्थान पर और आ गया। तो इतरेत्तर द्वंद्व की यही पहचान है कि समास विग्रह करते समय इनके मध्य कौन सा चिन्ह लगेगा, और का चिन्ह लगेगा। और दूसरा पहचान क्या है कि जो दोनों पद होंगे वो एक संज्ञा होंगे, जैसे कि मां बाप, दोनों पद एक संज्ञा है। जैसे कि राजा रानी, राजा रानी, दोनों पद ही आपस में संज्ञा है। जैसे कि बेटा बेटी, ये दोनों पद आपस में एक संज्ञा है, ठीक है, ये अलग संज्ञा, ये अलग संज्ञा, ये अलग संज्ञा, ये अलग संज्ञा। तो इनका समास विग्रह करते समय इनके मध्य क्या लगा दिया जाता है, और का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब 2 संज्ञा शब्दों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है तो वहां पे इतरेत्तर द्वंद्व होता है। जैसे कि भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन, तो भीम और अर्जुन को मैं क्या लिख सकता हूं, भीमार्जुन, और ये वर्ड होता है समास, और इसका समास विग्रह अगर पूछे भीमार्जुन का तो मैं क्या लिखूंगा, भीम और अर्जुन, क्योंकि भीम एक अलग संज्ञा है, अर्जुन एक अलग संज्ञा पद है, और दोनों के समास विग्रह करते समय और का चिन्ह है। और का चिन्ह कब आता है, क्योंकि ये भी एक संज्ञा है, ये भी एक संज्ञा, और दोनों अलग अलग पद हैं। तुम, जैसे कि मैं बोलूं मैं और तुम, क्योंकि मैं भी एक अलग शब्द हूं, तुम भी अलग अलग संज्ञा है, यानी 2 लोगों का बोध होता है। यहां पर 2 या 2 से ज्यादा चीजों का, या 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं का, 2 या 2 से ज्यादा मानव का, प्राणी का जहां पर बोध हो रहा हो, वहां पर उनको अलग करते समय और का चिन्ह लगाया जाता है। और यहां पर कौन सा समास होता है,
इतरेत्तर द्वंद समास होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दाल रोटी। दाल शब्द एक अलग चीज को प्रकट करता है, जो आप कोई भी दाल देख लीजिए। रोटी एक अलग संज्ञा होती है, दोनों को जो अलग करने के लिए हमने क्या लगा दिया, और का शब्द लगा दिया, तो इतरेत्तर द्वंद हो गया। माँ बाप, माँ और बाप देखिए अलग अलग शब्द है। राम कृष्ण, राम अलग है, कृष्ण अलग है, तो राम और कृष्ण इतरेत्तर द्वंद का है। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। बेटा बेटी, बेटा और बेटी। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। दाल भात, दाल और भात। तो देखिए सब आप एकदम गौर से देखें, आप कुछ भी देख लीजिए, गंगा यमुना, गंगा और यमुना दो संज्ञा है, दोनों को और से अलग किए। नाक कान, नाक और कान। हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। देखिए यहां पे तीन पद आए हैं, कंद और मूल और फल। राजा रानी, राजा और रानी। भाई बहन, भाई और बहन। देश विदेश, देश और विदेश। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा इतरेत्तर द्वंद के बारे में, क्या चीज कि देखिए, चीज क्या याद रखना है, अगर कोई भी संख्या दे, अगर वो संख्या 1 से 10 के बीच दे, कोई भी संख्या दे जो 1 से 10 के बीच आती हो, जैसे कि 1, 2, 3 डैश 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 10, या कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंत 0 या 9 से होता हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंत 0 या 9 से होता हो, ऐसी कोई भी संख्या जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, जैसे कि 70 बोल लें, 79 बोल लें, 89 बोल लें, 99 बोल लें, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। ये सब ऐसी संख्याएं जो होती है वो द्विगु समास के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कौन सी संख्या द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऐसी कोई भी संख्या जो इन संख्याओं को छोड़ दे, यानी 1 से 10 के बीच की कोई संख्या भी द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, और ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंत 0 या 9 से होता है वो भी द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे अगर मैं देखूं 72, 73, 63, 64, देखिए इनका अंत जो है, इनका अंत 0 और 9 से नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जितनी भी होती हैं ये इतरेत्तर द्वंद का उदाहरण होती है। और इनका समास विग्रह कैसे करेंगे, जैसे कि 72 का हमको समास विग्रह करना है, तो 72 में छोटी अंक क्या है, 72 क्या है, 70 प्लस 2 72 होता है, तो छोटा अंक क्या है 2, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, 2 और 70, 2 और 70, तो ये कौन सा समास हुआ, इतरेत्तर द्वंद। सेम अगर यहां पर 83 का बोल दे तो 83 कैसे लिखते हैं, 80 प्लस 3 83 होता है, तो इसका समास विग्रह कैसे होगा, 3 प्लस 80, 3 प्लस 80, तो या इसको या 3 प्लस 80 बोल लीजिए या 3 और 80 बोल लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इतरेत्तर द्वंद। तो इतरेत्तर द्वंद में अगर कोई संख्या दे रहा है और आपसे समास पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ऐसा कोई भी संख्या जिसका अंत 0 या 9 से नहीं होता और वो 1 से 10 के बीच नहीं आती, तो वो सभी संख्या किसके उदाहरण होगी, इतरेत्तर द्वंद की उदाहरण होगी। और समास विग्रह करते समय छोटी संख्या को सामने लिखकर उसके बाद और लगाएंगे और बड़ी संख्या बाद में रखेंगे, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इतरेत्तर द्वंद का उदाहरण हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये सब चीज मैंने नीचे लिख कर दी है, पढ़ लीजिएगा, नोट करके मैंने लिखा भी है। चलिए अब हम द्वंद्व समास का सेकंड टाइप देख लेते हैं। क्या है द्वंद्व समास का सेकंड टाइप, तो द्वंद्व समास का जो सेकंड टाइप है वो है वैकल्पिक द्वंद। अब नाम से स्पष्ट है वैकल्पिक, तो वैकल्पिक को हम क्या कर सकते हैं भाई, विकल्प के रूप में देख लेते हैं। वैकल्पिक का मतलब क्या हुआ, विकल्प। विकल्प का क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं पेपर में 2 क्वेश्चन आए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए और बीच में लिखा है और बी, तो ये आपके पास विकल्प आ गया, या तो आप ए को सॉल्व करो या तो बी को सॉल्व करो, क्योंकि ये दोनों के मध्य क्या आ गया, विकल्प आ गया, या तो आप ए को सॉल्व करो या तो बी को सॉल्व करो। तो सीधी सी बात है, जहां पर विकल्प की बात आती है वहां पर आपका वैकल्पिक द्वंद होता है। विकल्प की बात कैसे आएगी, इसमें जो 2 पद आएंगे वो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, जो 2 पद आएंगे वो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। जैसे कि यहां पर मैं लिखूं रात दिन, तो रात दिन, देखिए रात और दिन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, रात और दिन एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, रात अथवा दिन, रात
अथवा दिन, यानी या तो आप रात को देख लो या तो दिन को देख लो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द है। तो इसको रात अथवा दिन भी लिख सकते हैं, रात या दिन भी लिख सकते हैं। तो देखिए इतरेत्तर द्वंद में दोनों पद प्रदान हो रहे थे, यहां पर भी दोनों पद प्रदान हो रहे। द्वंद्व समास का तो ये आपका मेन खासियत है कि दोनों पद प्रदान होते हैं, लेकिन इतरेत्तर द्वंद में वो दोनों पद संज्ञा थी और उसको जो है और से अलग कर रहे थे। यहां पर आपके पास विकल्प आ रहा है, यानी एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं। तो जहां पर ऐसा पद जहां पर दो पद आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो वहां पर आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। तो वही चीज बोला गया है, द्वंद्व के इस मतभेद में या भेद में दोनों पदों के मध्य विलोम यानी विपरीत अर्थ का भाव होता है। सामान्यतः जब हम एक पद का उच्चारण करते हैं तो दूसरे पद का स्वयमेव आगमन हो जाता है। जैसे कि जब हम दिन बोलते हैं तो रात का भाव हमारे मन में स्वयं आ जाता है। इन पदों को सहचर पद भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब जो दो परस्पर विलोम शब्द होते हैं ऐसे पदों को सहचर पद भी कहा जाता है, और ऐसे समास विग्रह करते समय उनके मध्य या अथवा लगाते हैं, या तो या लगाएंगे या तो अथवा लगाएंगे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल पर सुख दुख, सुख दुख, तो सुख और दुख दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो इसलिए यहां पर सुख अथवा दुख हो गया, सुख अथवा दुख हो गया, वैकल्पिक द्वंद्व। पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इसलिए पाप अथवा पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। जीवन मरण यानी जीना या मरना विकल्प हो गया, तो अथवा देखिए एक दूसरे के विलोम है। यश अपयश एक दूसरे के विलोम है, लाभ हानि एक दूसरे के विलोम है, आय व्यय एक दूसरे के विलोम है, आज कल, आज अथवा कल, या तो आज या तो कल एक दूसरे के विलोम है। तो जहां पर एक दूसरे के विलोम आते हैं वहां पर समास कौन सा होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे कि कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य अथवा कर्तव्य, अकर्तव्य, थोड़ा बहुत थोड़ा अथवा बहुत, यानी या तो कम या तो ज्यादा, घट बढ़, घट अथवा बढ़, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, आयात निर्यात, आयात अथवा निर्यात, ये भी लिख समझ लीजिए। आगमन निर्गमन, आना या जाना, उचितानुचित, उचित या अनुचित, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल अथवा कृष्ण, आपने पढ़ा होगा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, जिसमें आपका अमावस्या पूर्णिमा ये सब पढ़ते हैं। तो शुक्ल या कृष्ण, शुक्ल अथवा कृष्ण दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो देखिए यहां पर आपके जो शब्द आ रहे हैं वो एक दूसरे के परस्पर विलोम शब्द आ रहे हैं। तो जहां पर परस्पर विलोम शब्द आएगा वहां पर आपका वैकल्पिक द्वंद्व भी होगा। अब ये चीज याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कई पद ऐसे होते हैं जो द्वंद्व के भेद में भी, द्वंद्व के भेद में भी एक से दो टाइप में भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, बेटा बेटी, बेटा का अपोजिट क्या होता है, बेटी ही होता है, विलोम शब्द बेटी ही होता है। तो ये आपका इतरेत्तर द्वंद्व में भी आ जाता है, वैकल्पिक द्वंद्व में भी आ जाता है, यानी ये दोनों का अंतर्गत आ जाएगा। तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता कि जो दोनों के अंतर्गत आ जाएगा, या आपको ऑप्शन देगा ए और बी दोनों में आता है, इस तरीके का भी ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखिएगा इतरेत्तर द्वंद्व में दो संज्ञा पद होते हैं, उनको अलग और लगाकर करते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व में दो अलग अलग विलोम शब्द होते हैं, उनको या अथवा से हम अलग करते हैं। यहां पर विकल्प हमको मिलता है या अथवा लगाने का। अब तीसरा टाइप है यहां पर द्वंद्व समास का, वो है समाहार द्वंद्व। अब समाहार द्वंद्व जो है वो भी आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। समाहार द्वंद्व क्या है, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का अन्य अर्थ भी सूचित हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जहां पर एक पद का तो अर्थ है लेकिन दूसरा पद भी हम उसी के साथ और जोड़ देते हैं, भले उसका अर्थ जो है सेम निकल जाए या कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चाय वाय पी के जाना, हम बोलते हैं ना, जैसे कोई घर में मेहमान आते हैं, अरे आप जा रहे हैं चाय वाय पी के जाइए ना, तो वहां पे चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय पी के जाना, चाय का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन वाय हम बोलचाल की भाषा में वहां पर वाय भी जोड़ देते हैं, चाय वाय पी के जाना, समझ रहे हैं। जैसे कि कितने रुपया पैसा कमाया आपने, तो रुपये का अर्थ भी वही है, पैसे का अर्थ भी वही है। हम देखिए रुपया पैसा, कितना रुपया पैसा कमाया आपने, तो रुपये का अर्थ भी वही आ रहा है, पैसे का अर्थ भी वही आ रहा है। तो बोलने हम पैसा ना भी बोले तब भी हम समझ जाएंगे, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम रुपया पैसा बोल देते हैं। तो जहां पर या तो जो दो पद आ रहे हैं जिसमें पहला पद तो अर्थ दे रहे हैं लेकिन दूसरा पद जो है
वो जाकर वहां पर हम जबरदस्ती का उसको जोड़ते हैं, या उसको ना भी जोड़े तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उसको यूज कर लेते हैं, जैसे भूत प्रेत, जैसे कि भूत प्रेत। तो भूत प्रेत जो है, भूत और प्रेत दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में भूत प्रेत बोल देते हैं। तो यहां पर ऐसे समास में समाहार द्वंद समास होता है। तो वही लिखा है, जिस द्वंद समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का अन्य अर्थ भी सूचित हो, उसे समाहार द्वंद कहते हैं। अर्थात प्रथम पद के साथ उत्तर पद जोड़ देने से प्रथम पद के अर्थ से संबंधित उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के समूह का बोध हो जाता है। ऐसे समस्त पद समाहार द्वंद के उदाहरण हैं। जैसे कि अब देख लीजिए, कंकर पत्थर। कंकर पत्थर जो लिखा है, चाहे कंकर बोलू पत्थर बोलू, दोनों एक ही प्रजाति की चीजें हैं। चाहे मैं कंकड़ बोलूं, कंकड़ पत्थर हम बोल लेते हैं ना कि रेती में कंकड़ पत्थर मिले हैं, बात तो वो आप कंकड़ भी बोलोगे तब भी वही है, पत्थर बोलोगे तब भी वही है, लेकिन हम कंकड़ पत्थर बोलते हैं। तो इसका समाहार द्वंद समास का विग्रह कैसे होता है? कंकर पत्थर आदि, आदि भी लिख सकते हैं, इत्यादि भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपका जो पहला द्वंद समास इतरेत्तर में और लगता था, वैकल्पिक में या अथवा लगता था। अब आपका समाहार द्वंद में याद रखिएगा, पहले शब्द के बाद कॉमा लगेगा, दूसरे शब्द को लिखेंगे और उसके बाद आदि या इत्यादि लगा देंगे, तो समाहार द्वंद है। अब देखिए, चाय वाय आदि, पानी वानी आदि, खाना वाना आदि, कपड़े लत्ते आदि, मारपीट आदि, दिया बत्ती आदि। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड वर्ड है वो पहले ही वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है, भले उसका अर्थ सेम निकल जाए या कोई अर्थ ना निकले, हम बोलचाल में उसको यूज कर ले रहे हैं। तो यहां पर आपका कौन सा द्वंद्व समास होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। तो यहां पर आपका थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल में, भला चंगा आदि, कूड़ा कचरा आदि, हष्ट पुष्ट आदि, ये आदि दो बार लिख गया, उसको हटा लीजिएगा। लूट मार आदि, आमने सामने आदि, नाप तौल आदि। ठीक है, यहां पर आदि दो बार लग गया तो उस बाय मिस्टेक उसको देख लीजिएगा। तो ये है आपका द्वंद्व समास के टाइप, जिसके अंतर्गत हमने आपको बता दिया इतरेत्तर द्वंद का टाइप पहचानने का तरीका, फिर वैकल्पिक द्वंद के पहचानने का तरीका, और तीसरा समाहार द्वंद के पहचानने का तरीका। क्लियर? इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां जाकर इस क्लास का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमारा जो है लेबर इंस्पेक्टर, वार्डन, सबका जो है कोर्स चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां जाकर आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोई भी कोर्स को, जिसका प्राइस 999 रुपए है। 999 जो है उसका प्राइस है। तो आप जो है कोई भी कोर्स जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस में आपके लिए लाया गया है 999 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी चीज अच्छी लगी हो या नया जानने के लिए मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई भी टॉपिक जो आपको आगे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमको इसमें डाउट है, मैं उसके लिए भी आपके लिए क्लास ले आऊंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।